राजीव जी, इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक संकट के दौर से गुजर रहा है और अभी पिछले सप्ताह ही जो है उनके एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा देकर चले गए। उसके जो कारण सामने आ रहे हैं वो मीडिया में बहुत कुछ है, सबने देख लिए होंगे, उसकी भी चर्चा करूंगा मैं। फिर ये दो चुनाव आयुक्त जो नए चुने गए वो कैसे चुने गए कि खुद प्रधानमंत्री और उनके एक सहयोगी अमित शाह ने मिलकर इसको चुन लिया इन लोगों को। तो ये तो ऐसे ही बात हुई कि जैसे कि दो टीमों के बीच में मैच है और एक टीम जो है अपना रेफरी भी चुन रही है। तो इस चुनाव आयोग को आज जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इस संकट को का असर तो दिख रहा था, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जो तमाम सारे आरोप लगते रहे, सवाल खड़े होते रहे उनकी निष्पक्षता को लेकर, ईवीएम को लेकर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। और अब ये देश की जनता, राजनीतिक पार्टियां और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो कैसे सुनिश्चित करें कि ये चुनाव लेवल प्ले फील्ड हो। मेरी एक बहुत बड़ी आपत्ति राजीव जी 7 चरणों के चुनाव की है। मैं पिछले डिबेट में भी कह चुका हूं कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं, राजीव कुमार, कि चुनाव शांतिपूर्ण रहे, हमारे पिछले चुनाव हिंसा नहीं हुई है। तो जब हिंसा नहीं हुई तो 7 चरणों में क्यों? पहले चरण में और 7वें चरण के चुनाव में 1 महीने से भी ऊपर का समय क्यों? 40 दिन का समय, 40-42 दिन का समय। ये ईवीएम की सुरक्षा कौन करेगा इस बीच में? एक बात। दूसरी बात कि अगर पहले चरण में 22 राज्यों के चुनाव हो सकते हैं एक चरण में, तो 28 राज्य के चुनाव, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के चुनाव केवल 2 चरणों में क्यों नहीं हो सकते? इस बात का जवाब उनके पास नहीं था। अब उसका पॉलिटिकल जवाब जो मैं सोच रहा हूं वो ये है कि आप देखिए चुनाव के पूरे शेड्यूल को देखिए आप, तो कौन से ऐसे राज्य हैं जो तय करेंगे कि 4 तारीख को मोदी साहब रहेंगे या जाएंगे? वो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है, जहां बीजेपी मुश्किल में है या उनको चुनौती है या उनको परफॉर्म अच्छा करना है। और इन 4 राज्यों में महाराष्ट्र में 5 और बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में 7 चरणों में चुनाव है। यानी मोदी साहब को पूरा मौका है कि वो प्रचार कर सके सब जगह बराबरी से। तो ये मोदी साहब, इंडिया गठबंधन के पास नेताओं का एक बड़ा वो है, जमावड़ा है। वहां ममता बनर्जी है, वहां लालू प्रसाद यादव है, वहां तेजस्वी है, अखिलेश यादव है, वहां स्टालिन है, वहां पे उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं। इतना बड़ा जमावड़ा है नेताओं का। तो उनकी तो लेवल प्ले फील्ड चुनाव आयोग ने तय कर दी कि साहब ये मोदी साहब अकेले कैसे करेंगे, तो इतने फेजेस में बांट दो कि वो सब जगह रहे जी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तय करनी है, ये सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है कि लेवल प्ले फील्ड कैसे होगा। उनको हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया जैसे लोग जिनको ईडी का इस्तेमाल करके जेलों में रखा हुआ है, उनको पेरोल देनी चाहिए कि वो चुनाव में भाग ले सके, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सके। ये हत्या और रेप का मुजरिम को आए दिन राम रहीम को पेरोल मिल जाती है, तो ये इन नेताओं को क्यों नहीं मिलेगी? और एक आखिरी बात इस राउंड में राजीव जी, वो ये कि कांग्रेस के अकाउंट सील है। अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा खुलासा सामने आ रहा है। एक-एक तार हम लोग तमाम चर्चा कर चुके किस तरीके से ईडी जो है वो
बीजेपी के लिए या सत्ताधारी दल के लिए उगाही कर रहा था, ये साबित भी हो जाएगा अभी जी। लेकिन ईडी उगाही कर रहा था, ये बात तो साबित हो रही है। किसके लिए कर रहा था वो भी एक आध दो दिन में साबित हो जाएगा जब वो कोर्ट नंबर आएंगे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि ये अकाउंट सील जो हुए हैं ये इस पे रोक हटे। तीसरी और आखिरी बात की इलेक्शन कमीशन ने मीडिया और सोशल मीडिया पे वो क्या करेंगे उसको बहुत ज्यादा ढंग से नहीं बताया। भाई वो एक वेबसाइट बना रहे हैं कि मिथ वर्सेस रियलिटी, हम उस वेबसाइट का क्या करेंगे? उस तरीके की 20 वेबसाइट है। हम आप भी और हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए साथी वो भी ये काम करते हैं कि सच क्या है झूठ क्या है, यही काम ही है। इलेक्शन कमीशन को पत्रकारिता नहीं करनी है, इलेक्शन कमीशन को पुलिस का काम करना है। आपको कॉलर पकड़ना है जो गड़बड़ कर रहा है। भाई 28 राज्यों के डीजीपी अब इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहे हैं। सारे यूनियन टेरिटरीज के पुलिस कमिश्नर अब इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मातहत हैं। आपको वेबसाइट नहीं चलानी है, आपको इनका इस्तेमाल करके पकड़ना है जो गड़बड़ कर रहे हैं। तो बहुत निराशाजनक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनको शायद अपनी पावर का बिल्कुल उनको अंदाज है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शेड्यूल बनाया जो आप दिखा रहे हैं तो इसमें बहुत एनर्जी और ताकत और क्रिएटिविटी उन्होंने लगाई है कि किस तरीके से शेड्यूल करो कि मोदी साहब जा सके सब जगह। लेकिन यही एनर्जी मीडिया और सोशल मीडिया पे झूठ को कैसे पकड़ें और कैसे हेट स्पीच को जो है वो रोके, इस पे भी लगाते चाहता हूं जल्दी से। प्रशांत टंडन जी, इस तस्वीर को देखकर क्या कुछ कहेंगे आप? रविकांत की प्रस्तावना पे ही अपनी बात रखता हूं, रविकांत जी के साथ बात जोड़ता हूं कि देखिए ये संविधान की प्रस्तावना अगर इस देश में आंदोलन बन जाए तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी की एक बहुत बड़ी कमजोरी मैं बता दूं कि बीजेपी का कोई भी नेता संविधान की ये प्रस्तावना कैमरों के सामने पब्लिक प्लेस में नहीं पढ़ सकता, पढ़ेगा ही नहीं। ये बीजेपी की कमजोरी है। वो व्यक्ति की गरिमा, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, सबको समान अवसर, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये बातें उसके गले से नहीं उतरेंगी, उसका हलक सूख जाएगा आरएसएस के से जुड़ा व्यक्ति का। तो ये प्रस्तावना तो उसके लिए जहर है। दूसरी बात तो राजनीतिक बात है राजीव जी, आज से ठीक 5 साल पहले जाइए, जिस दिन चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 10 तारीख को हुई थी, आज इस बार 16 को हो रही है जी। उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की हो रही थी और चुनाव की तारीखें आ रही थी, तब पुलवामा और बालाकोट हो चुका था, इलेक्शन तय हो चुका था कि कहां जाना है। सेना का इस्तेमाल हो रहा था प्रचार में, बीजेपी के पोस्टर लग गए थे, बीजेपी के दफ्तर में पोस्टर लग गए थे सेना के। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार जो चुनाव है उसकी दिशा बहुत साफ दिख रही है। जो पिछले मतलब 1 साल 1.5 साल में राहुल गांधी ने अपनी 2 यात्राओं में इसको बहुत ठीक ढंग से जनता के बीच पहुंचा दिया। अब उसको केवल एम्पलीफाई करने की जरूरत है, प्रिसाइज करने की जरूरत है, उसको पैकेज करने की जरूरत है। गारंटियां आ गई हैं, समाज के तमाम तबकों को एड्रेस कर लिया गया है। अब चुनाव की दिशा तय, और मोदी जी के पास पिछले अपने 10 साल के उपलब्धियां गिनाने का, सिवाय इसके कि कितने उद्घाटन उन्होंने किए, कितने शिलान्यास किए, उसके अलावा उनके पास कुछ और है नहीं बताने को।
तो इसलिए चुनाव तो लगभग ये तो जो है एक तरफ तय हो चुका है। और एक आखिरी बात राजीव जी, क्योंकि और भी लोग बोलेंगे, राहुल गांधी ने आज चंदा मामा शब्द का इस्तेमाल कर लिया। ये कल से परसों से सोशल मीडिया में काफी चर्चित शब्द है। और मैंने भी ट्वीट किया था कि क्या आप चुनाव आयोग जैसे जेब कतरा शब्द का प्रतिबंधित लगा दिया राहुल गांधी पे, आपत्ति जताई, तो अब चंदा मामा कहने पर भी चुनाव आयोग को कोई तकलीफ हो जाएगी क्या? तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने आज इस शब्द का इस्तेमाल करके एक बार चुनाव आयोग को टेस्ट किया है कि क्या करते हैं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल।